हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पंत स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 2017 का एमपी पुलिस का पुराना पेपर है। ये पेपर हुआ था 21 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट है। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम देखने वाले हैं। 21 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पुराना एमपी पुलिस का पेपर है। इसमें हम देखेंगे जीके के लगभग 25 से नहीं, कम से कम 15 से 14 क्वेश्चन जीके पूछा गया था। इसमें 15 से 14 क्वेश्चन जीके पूछा है। उसमें एमपी और भारत के क्वेश्चन है, वो हम देखने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन पूछा गया था और क्या किस तरह से क्वेश्चन आया था, और देखते हैं इसमें आसपास के और भी अदर फैक्ट देखते हैं जो आने वाले एग्जाम में जो है उनके चांस बनेंगे। और कोशिश हमको ये करना है कि यहाँ जो पूछा गया था उसमें से कितने आंसर हमको आते हैं, वो सारी चीजें हमको देखना है। लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में पूछा है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है। क्वेश्चन फर्स्ट है, पूछा है उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन था उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाता विदिशा। इसका सही आंसर हो जाता विदिशा। तो अब याद रखना है, आगे भी पूछा जाएगा उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है, विदिशा में है। विदिशा के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। विदिशा में से एक क्वेश्चन आता है हेलियोडोरस का खंबा कहाँ है, ये पूछा जाता है। विदिशा याद रखना है। दूसरा फैक्ट हम देखते हैं, यहाँ पूछा जाता है गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है। गरुड़ स्तंभ भी जो है यहीं पे स्थित है, विदिशा में। और विदिशा पूछा जाता है कौन सी नदी के तट पर है, तो बेतवा नदी के तट पर है। इतनी चीजें हमें विदिशा से याद रखना है। अगला फैक्ट हम देखते हैं, यहाँ पे बात हुई है गुफाओं के बारे में, तो मैं कुछ गुफाओं को बताऊंगा, कुछ गुफाओं के बारे में बताऊंगा जो पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है पांडव गुफा यदि पूछता है तो पांडव गुफा लगाना है पंचमढ़ी। पांडव गुफा कहाँ पे है, पंचमढ़ी। और अगला पूछता है सतमात्रिका की गुफा पूछता है। और पूछा जाता है शंकराचार्य की गुफा। ये दोनों गुफा यदि पूछता है तो हमको याद रखना है खंडवा। और खंडवा यदि ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना है ओमकारेश्वर प्रॉपर जगह। यदि जिला पूछता है तो खंडवा बताना है। सतमात्रिका की गुफा, शंकराचार्य की गुफा, दोनों कहाँ पे, खंडवा में। पांडव की गुफा पंचमढ़ी में, और उदयगिरी की गुफा विदिशा में। वैसे ही याद रखना है भृतहरि की गुफा खूब पूछा जाता है। भृतहरि की गुफा ये कहाँ पे है, ये उज्जैन है। इसका आंसर होगा उज्जैन। भृतहरि की गुफा कहाँ पे है, उज्जैन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक गुफा इसमें और याद रखना है जो पूछा जाता है, बाघ की गुफा पूछा जाता है। तो बाघ की गुफा, बाघ को हम किससे मारेंगे, धार वाले तलवार से। तो इसलिए ऐसे याद रख लेना है कि बाघ की गुफा जो है वो कहाँ पे है, धार में है। ये भी पूछा जाता है। पूछा जाता है बिलवा की गुफा, तो याद रखना है इसको, ये ग्वालियर में है। बिलवा की गुफा यदि पूछता है तो ग्वालियर याद रखना है। और एक पूछा जाता है आदमगढ़ की गुफा यदि पूछता है तो याद रखना है होशंगाबाद। ये याद रखना है। आदमगढ़ की गुफा पूछा जाता है तो होशंगाबाद याद रखना है। इतनी चीजें हमने देखा, यहाँ पे इतनी चीजें याद रखना है। उदयगिरी की गुफा, विदिशा जो पूछा गया था, और बाकी अन्य गुफाओं के बारे में याद रखना है जो पूछे जाते हैं। विदिशा के बारे में 2-3 फैक्ट याद रखना है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था भारत के पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। भारत के एशियाई खेलों का आयोजन पूछा था। एशियाई खेलों का आयोजन पूछा गया था प्रथम बार।
प्रथम बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये पूछा गया था। जगह का नाम नहीं पूछा था, इसमें सन पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाता 1951। 1951 में के अंदर जो है एशियाई खेल एशियन गेम का शुभारंभ हुआ था 1951 को। इसका ये पहला खेल कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में, तो ये याद रखना है, दिल्ली याद रखना है। किसके प्रयास से खेल स्टार्ट हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है। 3 फैक्ट हम देखते हैं। एशियाई खेल का आयोजन पहली बार कहाँ पे हुआ, तो इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। कहाँ से, दिल्ली से 1951 में। और किसके प्रयासों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से। इसके बाद अगला याद रखना है कि 2018 का एशियन गेम कहाँ पे हुआ, और इसके बाद हर 4 साल में होता है, तो 2022 का कहाँ पे होगा, याद रखना है। 2018 ये जकार्ता में हुआ, 2018 जकार्ता इंडोनेशिया में ये हुआ। और 2022 में ये कहाँ पे होगा, तो 2022 में ये चीन में होने वाला है, चीन के हुआंगजू प्रांत में, हुआंगजू प्रांत है ये, यहाँ पे होने वाला है। तो एशियाई खेल से हमें इतनी चीज याद रखना है। एशियाई खेल का पहली बार आयोजन 1951 में दिल्ली में स्टार्ट हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से। 2018 में ये जकार्ता इंडोनेशिया में होगा, और 2022 में हर 4 साल में होता है, तो 2022 में ये चीन में होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये था, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाता है 1 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। और यदि श्रमिक संगठन यदि पूछता है तो ILO याद रखना है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक श्रमिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1919 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, ये याद रखना है संगठन के बारे में। अब हम कुछ मई के दिवस देख लेते हैं। मई के कुछ दिवस जो पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है 8 मई को क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस याद रखना है। और प्रवासी पक्षी दिवस ये याद रखना है 8 मई को। और याद रखना है 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है, 12 मई को नर्स दिवस। और 15 मई को यदि पूछा जाए तो 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है, 15 मई को परिवार दिवस। हम बात करते हैं आगे 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 17 मई को विश्व संचार दिवस मनाया जाता है। और 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 18 मई के लिए याद रखना है विश्व संग्रहालय दिवस। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। 21 मई याद रखना है, पूछा जाता है अधिकतर। 21 मई को जो है विश्व आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को विश्व आतंकवादी विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई को ही राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी एक आतंकवादी संगठन के द्वारा। तो 21 मई को विश्व आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मई को, और राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर। और याद रखना है 22 मई को क्या मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और याद रखना है नेक्स्ट 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 31 मई याद रखना है, अधिकतर पूछा जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो मई के इतने जो दिवस हैं वो याद रखना है हमको कि 8 मई को जो है वो रेड क्रॉस और प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को अधिकतर पूछा जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 17 मई को संचार दिवस मनाया जाता है। 18 मई को विश्व संग्रहालय वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। और 21 मई को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। इतनी चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में, अगला क्वेश्चन था
भारत में उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ऑप्शन था, इसका सही आंसर हो जाता लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन आगे भी आएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के लोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वही हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा तीनों सदन के जो है लोग भाग लेते हैं। तो याद रखना है, ये भी पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का याद रखना है। यदि हम बात करें कि संसद, हमारी जो संसद है वो किससे मिलकर बनती है, तो संसद जो है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों से मिलकर, एक क्वेश्चन आते रहता है, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर हमारी संसद बनी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। यदि क्वेश्चन आए कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया है, तो हमें याद रखना है सिंपल सा सरला याद रखना है। सरला यदि हम याद रखते हैं तो साथ से संसद हो जाएगा, और संसद जो है 79 आर्टिकल में, संविधान के 79 आर्टिकल में कहा गया है संसद के बारे में। और राज्य हो जाएगा राज्यसभा, और राज्यसभा के बारे में 80 आर्टिकल में, आर्टिकल 80 में बताया गया राज्यसभा के बारे में। और हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है वो 81वां आर्टिकल में दिया है। तो आर्टिकल भी हमें याद रखना है। संसद किनसे मिलकर बनती है, याद रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, ये याद रखना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, वो याद रखना है। राष्ट्रपति की हम बात करें तो 5 लाख इसका वेतन हो गया है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख हो गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो 4 लाख है। तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, ये पूछा गया था। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो ये 2017 का पेपर है। उसके हिसाब से इसका जो आंसर था वो सुनील लांबा था। इसका जो आंसर है वो सुनील लांबा है, सुनील लांबा। तो ये पहले का पेपर है। अभी हम वर्तमान की बात करें तो तीनों सेनाओं के बारे में याद रखना है। जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों के बारे में याद रखना है। जल सेना 4 दिसंबर को ये जल सेना दिवस मनाते हैं, और 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं, और 15 जनवरी को थल सेना आर्मी डे मनाते हैं। अभी याद रखना है कि एम नरवणे जो है वो थल सेना के प्रमुख हैं। थल सेना के प्रमुख एम नरवणे हैं, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और वायुसेना का याद रखना है वी आर चौधरी जो है वो वायुसेना के प्रमुख हैं। वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी उनका पूरा नाम है। और जल सेना की हम बात करें तो कर्मवीर सिंह जो हैं वो जल सेना के प्रमुख हैं। तो तीनों प्रमुख को याद रखना है, क्योंकि अगली बार पूछा गया था। और ये भी याद रखना है कि भारत के पहले CDS बनने वाले कौन हैं, तो भारत के पहले CDS बनने वाले विपिन रावत जी हैं, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है विमान क्रैश की वजह से। तो भारत के पहले CDS चीफ डिफेंस स्टाफ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये भी वर्तमान में इनका निधन हुआ है। तो भारत के पहले चीफ डिफेंस पूछा जाए तो विपिन रावत याद रखना है, CDS। और तीनों सेनाओं के प्रमुख हमें याद रखना है। यही क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा टफ भी है। किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन वैसे मॉडरेट लेवल का है। इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन में बालाघाट,
बालाघाट और इंदौर, ये दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाता बालाघाट और इंदौर। पूरे ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ। बालाघाट और इंदौर जो है ये कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, कर्क रेखा पर स्थित नहीं है बालाघाट और इंदौर। जो अन्य ऑप्शन थे वो स्थित हैं। तो ये याद रखना है, हमें टॉपिक मिलता है कि कर्क रेखा से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कर्क रेखा से के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इसके लिए कोड याद रखना है पंडित, झागुराम, 6 मित्र। ये यदि हम याद रखते हैं तो ये 8 राज्य हमें याद हो जाएंगे। ये इससे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन आए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। लेकिन हम स्पेशली यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है। उन 14 जिलों को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे पूछा यहीं से गया था क्वेश्चन कि उन 14 जिलों में से ही किन से होकर नहीं जाती है, तो यहाँ से पूछा गया था। सही ऑप्शन हो जाता बालाघाट और इंदौर, यहाँ से होकर नहीं जाती है कर्क रेखा। उन 14 जिलों को याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको संभाग वाइज याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं उज्जैन। उज्जैन एक संभाग है, तो उज्जैन, रतलाम और आगर मालवा ये तीनों से होकर कर्क रेखा जाती है। तो उज्जैन संभाग के हमको 3 नाम याद रखना है, उज्जैन, रतलाम और आगर मालवा, इन तीनों से होकर जाती है। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे भोपाल। तो भोपाल के जितने भी संभाग हैं, भोपाल के जितने भी जिले हैं, हमने देखा उज्जैन संभाग के 3 जिले, उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, यहाँ से होकर जाती है। अब हम बात करते हैं भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में जितने भी जिले हैं सबसे होकर कर्क रेखा जाती है। भोपाल पड़ता है, सीहोर पड़ता है, राजगढ़, विदिशा और रायसेन। तो ये कितने हो गए? 5। तो ये भोपाल संभाग के सभी जिले याद कर लेना है। भोपाल संभाग के सभी जिले, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा और रायसेन, इन सभी से होकर कर्क रेखा जाती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं शहडोल और उमरिया। ये शहडोल संभाग के 2 ही जिले याद रखना है, शहडोल और उमरिया। तो ये 2 जिलों से भी होकर कर्क रेखा जाती है। अब हम बात करते हैं जबलपुर। तो जबलपुर और कटनी, इन दोनों से भी होकर ये कर्क रेखा जाती है। जबलपुर संभाग के 2 ही जिले याद रखना है, जबलपुर और कटनी। शहडोल संभाग से शहडोल और उमरिया याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सागर संभाग से सागर याद रखना है और दमोह, इनसे भी होकर कर्क रेखा जाती है। अब जोड़ लेते हैं हम कि 14 हो रहे हैं नहीं, तो ये 8, 2, 10 और 4, 14। तो ये 14 जिलों से होकर जो है वो कर्क रेखा जाती है। पहले जो है आगर मालवा शाजापुर से अलग होके बना है। तो पहले शाजापुर से कर्क रेखा जाती थी, लेकिन शाजापुर से आगर मालवा अलग होने के बाद अब आगर मालवा से होकर कर्क रेखा जाती है। तो इस तरह से हमें याद रखना है उज्जैन संभाग के 3 जिले, भोपाल संभाग के 5 जिले, शहडोल संभाग के 2 जिले, जबलपुर संभाग के 2 जिले और सागर संभाग के 2 जिले। इस तरह से 14 जिलों को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है, बनता ही है। तो किन जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है, ये आसानी से हमें याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्या पूछा गया था। हम यदि कर्क रेखा की बात करें तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि कर्क रेखा यदि ये ग्लोब है तो बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। इसको ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसके 23.5 डिग्री ऊपर से कर्क रेखा जाती है, ये भारत से होकर जाती है। और इसके 23.5 डिग्री से मकर रेखा होकर जाती है। तो याद रखना है कि 3 रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो बीचों बीच से होकर जाती है। 23.5 ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर कर्क रेखा होकर जाती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और 23.5 नीचे की ओर दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होकर जाती है। तो ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा गया था।
क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये था सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, ये पूछा गया था सिखों के तीसरे गुरु। इससे पहले हमने जो सेट हल किया उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन था, 9वां गुरु पूछा गया था, 5वां गुरु पूछा गया था, अब पूछा है तीसरे गुरु के बारे में। तो सिखों के टोटल 10 गुरु हैं, 10 के 10 नाम यदि हम याद रखते हैं तो ये जो है क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं। तो सिखों के तीसरे गुरु का नाम पूछा था, इसमें गुरु अमरदास जो है इसका सही आंसर हो जाता, गुरु अमरदास इसका सही आंसर हो जाता। अब हम देखते हैं कुछ गुरुओं के नाम जो पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना है गुरु नानक, गुरु नानक पहले गुरु। दूसरे गुरु में याद रखना है अंगद देव। तीसरे गुरु में याद रखना है अमरदास जो भी पूछा गया है। चौथे गुरु में याद रखना है रामदास, रामदास। और पांचवें गुरु में याद रखना है अर्जुन देव, अर्जुन देव। ये पांचवें गुरु। शुरू के जो है 5 ये नाम याद रखना है और लास्ट में याद रखना है 9वें और 10वें गुरु का नाम, क्योंकि यही पूछे जाते हैं, बीच के नहीं पूछे जाते हैं। 9वें गुरु जो है वो तेग बहादुर, तेग बहादुर है। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरुओं में से हमको इतने नाम याद रखना है, इन्हीं में से पूछा जाता है। तो सिखों के पहले गुरु जो है वो कौन हो गए, गुरु नानक हो गए। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक हो गए। और सिख धर्म का संस्थापक यदि पूछा जाता है तो सिख धर्म का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। याद रखना है दूसरे गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास और चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु का नाम रामदास। इनसे पूछा जाता है कि अमृतसर का संस्थापक, अमृतसर का संस्थापक किसको माना जाता है। अमृतसर का संस्थापक रामदास को माना जाता है। अर्जुन देव से पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर मतलब गोल्डन टेम्पल जो कहाँ पे है, अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर पंजाब में है। किसने बनवाया, तो अर्जुन देव ने बनवाया। अर्जुन देव से पूछा जाता है, ये 5वें गुरु हैं, इनको फांसी किसने दिया, तो जहांगीर का नाम याद रखना है। जहांगीर ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था, तो ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं 9वें गुरु। तो 9वें गुरु का नाम तेग बहादुर है, इनको औरंगजेब याद रखना है, औरंगजेब, औरंगजेब ने फांसी पर चढ़वाया था। तो ये भी पूछा जाता है सिखों के कौन से गुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो 9वें गुरु। और इसमें याद रखना है गुरु गोविंद सिंह में ये 10वें गुरु हैं। इन्हें पूछा जाता है कि इनकी एक पुस्तक है, पूछा जाता है जफरनामा पुस्तक किसकी है, तो गुरु गोविंद की है। यहाँ से गुरु गोविंद में पूछा जाता है कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में इन्होंने किया था। एक चीज याद रखना है कि 1666 में इनका जन्म होता है, 1666 में इनका जन्म होता है, ठीक। और 1699 यदि 66 को उल्टा कर देते हैं तो 1699 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है खालसा, खालसा, खालसा पंथ की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक। और 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में यदि अंतिम गुरु पूछा जाता है, यदि अंतिम गुरु पूछा जाता है तो गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा की स्थापना, ये जफरनामा किसने लिखा, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कब हुआ, ये खालसा पंथ की स्थापना किया कब किए, और इनकी मृत्यु कब होती है, ये सब याद रखना है। तो इतने गुरुओं के बारे में हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर शिफ्ट में देखा गया है कि एक गुरु के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो पूछा गया था, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था पगारा बांध किस जगह पर स्थित है। क्वेश्चन अच्छा था ये, पगारा बांध, पगारा बांध किस जगह पर स्थित है। क्वेश्चन था पगारा बांध किस जगह पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाता मुरैना, इसका सही आंसर हो जाता मुरैना। तो पगारा बांध अब याद रखना है, वैसे तो ये बहुत डीप क्वेश्चन हो जाता है। पगारा बांध कहाँ पर स्थित है, तो मुरैना में है। मुरैना में किस नदी पर स्थित है यदि पूछा जाए, नदी का नाम पूछा जाता है तो आसन नदी याद रखना है। इस बांध की स्थापना कब होती है, 1931 में इस बांध की स्थापना होती है और आसन नदी पर पगारा बांध है। मुरैना से एक क्वेश्चन
पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मुरैना है। ये याद रखना है। मोर की अधिकता की वजह से मुरैना नाम पड़ा है इसका, तो ये इतना चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। पगारा बांध जो है वो कहाँ पर है, मुरैना में है। किस नदी पे, आसन नदी पे 1931 में बांध की स्थापना होती है। और हमारा मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला जो है वो कौन सा, मुरैना है। मोर की अधिकता से के कारण जो है इस जिले का नाम मुरैना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो पूछा गया था, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ। क्वेश्चन था अगला, बाघ परियोजना का लोकार्पण पूछा था। बाघ परियोजना का लोकार्पण कब हुआ, ये पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर लिया है 1973-74, 1973-74 में बाघ परियोजना का लोकार्पण होता है। ये क्वेश्चन अच्छा था। इसमें याद रखना है, एक एक्ट याद रखना है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम को ही हम एक्ट कहते हैं। तो ये कब आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया ये आया 1972 में। और इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत जो है बाघ परियोजना की शुरुआत होती है। इसी एक्ट के तहत बाघ परियोजना की शुरुआत होती है। तो 72 में ये एक्ट आता है और 73 में इसकी शुरुआत होती है। और 1973 में जो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई तो वो सबसे पहले किस नेशनल पार्क में हुई, ये पूछा जाता है। तो जिम कॉर्बेट का नाम याद रखना है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जिसका पुराना नाम क्या है, हैली है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। सभी जानते हैं उत्तराखंड में है। भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। और यदि बाघ परियोजना की शुरुआत यदि पूछता है, बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत पूछता है तो हमको क्या बताना है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में पहली बार 1973 में, यही पूछा गया था। उत्तराखंड में है, हैली इसका पुराना नाम है। और नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। और हैली पुराना नाम याद रखना है। ये कौन सी नदी के तट पर है, रामगंगा पूछा जाता है, रामगंगा नदी के तट पर है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं से होती है। तो इतनी चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। एमपी के लिए याद रखना है कि एमपी में बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से होती है। तो एमपी में 1974 कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, मंडला में है, जो कहाँ पे मंडला में है, वहां से शुरुआत होती है। यदि मध्य प्रदेश के अंदर पूछा जाता है बाघ परियोजना कहाँ से शुरुआत होती है, तो 1974 में शुरुआत होती है। कान्हा नेशनल पार्क मंडला से इसकी शुरुआत होती है, ये याद रखना है। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि 1933 में ये अभ्यारण्य था। 1933 में ये सबसे पहले अभ्यारण्य था। 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। और 1974 में इसमें क्या चलाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1974 में। कान्हा किसली का लोगो यदि पूछता है, कान्हा किसली का लोगो क्या है, तो भूरसिंह द बारहसिंगा, भूरसिंह द बारहसिंगा यहाँ का ये लोगो है कान्हा किसली का। इसमें इतनी चीजें याद रखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे पूछा जाता है हैलो घाटी और बंजर घाटी कौन से नेशनल पार्क में है। हैलो घाटी और एक नाम याद रखना है बंजर घाटी। हैलो घाटी और बंजर घाटी दोनों फेमस घाटी है। तो ये दोनों घाटी पूछा जाता है कहाँ पे है, कान्हा किसली में है। तो कान्हा किसली के बारे में हमें इतना ही याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इस क्वेश्चन में इतना ही। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछा गया था किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना। क्वेश्चन ये ठीक ठाक था। किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना। तो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर आता 1950। इसका सही आंसर होता भारत गणराज्य कब बना, भारत गणराज्य बना 1950 में। गणराज्य बना इसका मतलब है कि वहाँ का संविधान लागू हुआ। कोई भी देश जो है वो गणराज्य बनता है, मतलब है संविधान लागू होना। संविधान लागू हुआ,
भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से भारत क्या बन गया, गणराज्य बन गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। हमने देखा 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार होता है, अंगीकृत कर लिया जाता है, बनकर तैयार होता है, उसको अंगीकृत कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो यदि पूछा जाए कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ या अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में याद रखना है, या फिर संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद रखना है यहाँ अंगीकृत किया गया, तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अब हम बात करते हैं, हमें तो ये दो चीजें याद रखना है। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया, एक ही बात है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। हमें याद रखना है, पूछा जाता है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, आजादी मिली। तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अभी जो चल रहा है 2020 और 2021 का जो टाइम चल रहा है, तो हमने क्या है, कौन सी स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया, ये पूछा जाता है। तो याद रखना है 2021 को हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ये पूछा जाता है, ये याद रखना है हमें कि 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी दिवस हमने मनाया है। और यदि पूछा जाए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, भारत क्या बना, गणतंत्र बना। तो ये जो है 2020 2021 याद रखना है कि कौन सा जो है भारत गणतंत्र दिवस मनाया। तो याद रखना है 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है 2021 में, और 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है। याद रखना है, यहाँ से पूछा जाएगा 72वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि यहाँ पे कोई नहीं थे। यहाँ पे बुलाया गया था इंग्लैंड का पीएम बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। लेकिन कोविड-19 के कारण जो है इन्हें रोक दिया गया, कोविड-19 के कारण जो है इन्हें मना कर दिया गया। तो 2021 का 72वां गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि पूछता है हमसे, तो इंग्लैंड का पीएम आने वाला था, लेकिन ये कैंसिल हो गया कोविड-19 के कारण। तो ये याद रखना है। और 2020 71वां गणतंत्र दिवस पे कौन आया था, ये याद रखना है। तो जेयर बोल्सोनारो का नाम याद रखना है। ये ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। ये 2020 में आए थे। तो इतनी चीजें हमें याद रखना है। और यदि पूछा जाता है 26 जनवरी 1950 जब पहला गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे, ये याद रखना है। तो हमने देखा 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है, और अभी हमने कौन सा वर्षगांठ मनाया है, 75वां। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, उस हिसाब से 2021 को हमने कौन सा दिवस मनाया है, 72वां। ये गणतंत्र दिवस मनाया है, 72वां। मुख्य अतिथि कोई नहीं थे, और 71वें में मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो थे, जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, ये याद रखना है। हाँ, यदि यहाँ पूछा जाता है 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किन्हें बुलाया गया था अतिथि के रूप में, तो याद रखना है ओलंपिक दल जो टोक्यो जापान में ओलंपिक हुए थे, जो वहाँ पे पदक विजेता हैं, उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया था, ओलंपिक दल को आमंत्रित किया गया था। इस क्वेश्चन में इतना ही। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें थोड़ा सा याद रखना है। 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। तो 26 जनवरी को ये
इंडिया गेट पर झंडा फहराया जाता है। लाल किला पर पीएम झंडा फहराता है। और इंडिया गेट मतलब 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। ये भी याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है 15 अगस्त को किसके द्वारा झंडा फहराया जाता है, पीएम के द्वारा। कहाँ पे? लाल किला में। और 26 जनवरी को इंडिया गेट में झंडा फहराया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और हमारे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत मुख्य अतिथि के रूप में थे। इतनी चीजें हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है। पूछा गया था अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है। इसका सही आंसर हो जाता है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है। तो इसका सही आंसर हो जाता है जल। पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल के द्वारा अधिकृत है। तो इसका सही आंसर हो जाता जल। अब हमको याद रखना है पृथ्वी पर 71% पर जल है। वैसे ये 71 ही याद रखना है, परफेक्ट। 71% पर जल है और 29% पर स्थल है। इतनी चीजें याद रखना है। और याद रखना है 97.5% पर पृथ्वी में खारा जल है, नमकीन जल है जो पीने योग्य है नहीं। और 2.5% पर याद रखना है मीठा जल है जो पीने योग्य है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। यदि क्वेश्चन आता है पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग किसका है? जल का है। इसका मतलब है 4 भाग में से 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। 3/4 का मतलब यही होता है कि टोटल 4 भाग है, 4 भाग में से 3 भाग जो है वो जल है, तो बचा 1 भाग क्या है? स्थल है। उसके हिसाब से 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। पीने योग्य पानी जो है वो 2.5% है जो मीठा जल है और 97.5% खारा जल है जो पीने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाता फिल्म क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में याद रखना है, फिल्म जगत में ये दिया जाता है। 1969 से पुरस्कार दिया जा रहा है और 10 लाख की राशि इसमें दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले विजेता का नाम याद रखना है देविका रानी रोरिक, ये याद रखना है। अच्छा, लेटेस्ट की हम बात करें तो 2020, 2019 और 2018 में किन्हें दिया गया था? 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है, अभी अंतिम पुरस्कार 2020 में ये दिया गया है रजनीकांत को। 2020 में रजनीकांत को दिया गया है। 2019 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था, अमिताभ बच्चन को पुरस्कार दिया गया था। और 2018 में विनोद खन्ना को ये पुरस्कार दिया गया था। तो हमें अभी लास्ट का याद रखना है, लास्ट 2 साल का 19 का अमिताभ बच्चन, 20 का रजनीकांत। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। इसकी स्थापना कब होती? 1969। 10 लाख की राशि इसमें दिया जाता है और देविका रानी रोरिक जो है पहली दादा साहब फाल्के विजेता बनी थी। तो इतनी चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये मिट नहीं रहा है इसमें थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल बोलने की आजादी देता है? संविधान में क्वेश्चन था, संविधान में कौन सा आर्टिकल बोलने की आजादी देता है? बोलने की आजादी देता है।
तो इसका सही आंसर हो जाता आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हो जाता है इसका आंसर, आर्टिकल 19। हमें बोलने की आज़ादी जो है, स्पीक टू राइट, बोलने की जो आज़ादी है वो आर्टिकल 19 के तहत है। तो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का, उपाधि का अंत, मतलब जो भी उपाधि पहले मिलती थी किसी राजा महाराजाओं के नाम पे, या कोई देश से हम पुरस्कार लेते हैं, कोई उपाधि लेते हैं, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। वही है उपाधियों का अब अंत कर दिया गया है। दूसरा आर्टिकल पूछा जाता है, याद रखना है, जैसे आर्टिकल 108 पूछा जाता है, तो ये ज्वाइंट सेशन है, इसमें 108 में ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन 108 में है। 108 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। जब इसमें दोनों सदन जो है संयुक्त रूप से आते हैं, वो है ज्वाइंट सेशन। नेक्स्ट आर्टिकल पूछा जाता है, जैसे आर्टिकल 72 पूछा जाता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया याद रखना है। 72 में क्षमादान की शक्ति याद रखना है। आर्टिकल 75 में पीएम के बारे में दिया गया, याद रखना है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, उसका वकील होता है, उसके बारे में दिया गया है, याद रखना है। आर्टिकल 324 से 329 तक ये निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखना। आर्टिकल 352 से 360, आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल के बारे में दिया है, तो याद रखना है। आर्टिकल 343 से 351 तक ये भाषा के बारे में दिया गया है, भाषा के बारे में। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, तो उन आर्टिकलों के बारे में हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाता है जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर। लेकिन यदि इस हाई कोर्ट का खंडपीठ पूछा जाता है, इस हाई कोर्ट का खंडपीठ पूछा जाता है, तो ये खंडपीठ है इंदौर में है और ग्वालियर में है, दो खंडपीठ है। जब जबलपुर हाई कोर्ट के ग्वालियर और इंदौर। अगला प्रस्तावित है भोपाल, तो ये याद रखना है। अगला खंडपीठ कहाँ प्रस्तावित है पूछा जाएगा, तो भोपाल। 1968 में ये खंडपीठ को बनाया गया है, 1968 में। तो जबलपुर हाई कोर्ट की स्थापना 1956 को होती है और खंडपीठ बनाया जाता है 1968 में, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 किसे दिया गया। क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 के विजेता पूछा गया था, तो रघुवीर चौधरी इसका सही आंसर हो जाता उस टाइम के लिए। रघुवीर चौधरी को 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 2015 का, क्योंकि 17 का ये एमपी पुलिस का पेपर है, तो 15 का पूछा गया था। अब हमें याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। इसमें 11 लाख की राशि दी जाती है, 11 लाख की राशि दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में ये, साहित्य लेखन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता का नाम यदि पूछे तो शंकर ग्रुप याद रखना है, शंकर ग्रुप याद रखना है। और फर्स्ट फीमेल का नाम यदि पूछता है तो आशा पूर्णा का नाम याद रखना है। लेकिन जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछता है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 24 भाषाओं में दिया जाने लगा है। पहले संविधान की 22 भाषाओं में दिया जाता था, अब इसमें इंग्लिश और राजस्थानी 2 भाषाओं को ऐड कर दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, इंग्लिश और राजस्थानी में भी ये दिया जाता है। पहली महिला पूछे तो आशा पूर्णा और पहला पुरुष पूछे तो शंकर ग्रुप। लेकिन ये मलयालम साहित्य के कवि हैं और आशा पूर्णा जो है वो बांग्ला लेखिका है। यदि हिंदी में पूछे कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम पहला, तो याद रखना है सुमित्रा
सुमित्रा नंदन पंत का नाम याद रखना है। और यदि पहली महिला का नाम पूछता है तो पहली महिला का नाम महादेवी वर्मा याद रखना है, महादेवी वर्मा का नाम याद रखना है। तो हिंदी में 2 याद रखना है, और ये मलयालम और बांग्ला ये फर्स्ट हो गए, और हिंदी के पहले याद हो गए सुमित्रा नंदन और महादेवी वर्मा। अब याद रखना है 2021, 2020 और 2019 और 2018 में ये पुरस्कार किन्हें दिया गया था। 2021 में दामोदर मावचे को ये पुरस्कार दिया गया है। अभी ये पूछा जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला, तो दामोदर मावचे को मिला है। ये कोंकणी भाषा के कवि है, और याद रखना है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, गोवा से बिलोंग करते हैं, याद रखना है। 2020 में पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। 2019 अच्युतम नाम्बुदरी का नाम याद रखना है, इन्हें दिया गया था। 2018 का याद रखना है, 2018 में दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 में, और ये इंग्लिश राइटर है, तो इन्हें याद रखना है। 2017 का पूछता है तो 2017 में कृष्णा सोबती को ये पुरस्कार दिया गया था, ये क्वेश्चन याद रखना है। तो 2021 2020 का नहीं दिया गया था, और 2 साल पहले का याद रखना है। 2021 का लेटेस्ट है, दामोदर मावचे गोवा से हैं और कोंकणी भाषा के लेखक हैं, तो इनको दिया गया था। इस क्वेश्चन में इतनी चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई के बारे में। आरबीआई का क्वेश्चन था रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाता मुंबई। और आरबीआई के बारे में सारा डिटेल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो ये चीजें तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। आरबीआई का मुख्यालय इसमें पूछा गया था। अगली बार के शिफ्ट में पूछा गया था आरबीआई की स्थापना पूछा गया था। तो आरबीआई के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल अगले वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मेघालय के बारे में। मेघालय का वर्तमान राज्यपाल, यहाँ पे मेघालय का वर्तमान राज्यपाल पूछा गया था। तो उस समय मेघालय के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित। अभी ये है नहीं, अभी हमको वर्तमान का याद रखना है। मेघालय का राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक है। सत्यपाल मलिक है, इन्हें देख लेना है, कंफर्म कर लेना है अभी है या फिर ये चेंज हो गए। तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, और कॉनराड संगमा यहाँ के क्या है, सीएम है, यहाँ के सीएम है। तो मेघालय के बारे में पूछा जाता है। मेघों का घर किसे कहा जाता है, मेघों का घर मेघालय या बादलों का घर कहा जाता है मेघालय। यहाँ पे जो पहाड़ी है गारो, खासी और जयंतिया, ये पूछा जाता है। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ी यहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इतना ही क्वेश्चन जो पूछे गए थे, मैंने सभी क्वेश्चन को सामने ले आया और देखे कि किस तरह से क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ से मॉडरेट लेवल के थे। यदि इसी तरह से आगे भी वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं तो सारे शिफ्ट के पेपर हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया था। उसके हिसाब से हम अदर फैक्टों पे भी फोकस कर सकते हैं कि किस तरह से आगे पूछा जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।